हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने जो प्री ट्रीटमेंट के पहले प्रोसेस में एक चीज़ बताई होगी आपको, मर्सराइजेशन टॉपिक बताया होगा कि मर्सराइजेशन क्या होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, मर्सराइजेशन कितने तरीके से करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मर्सराइजेशन हो रहा है किस पर, फैब्रिक पर कितने तरीके से मर्सराइजेशन कर सकते हैं, उस टेक्निक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जनरली बात कर लेते हैं सबसे पहले मर्सराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। अगर आपने मर्सराइजेशन प्रोसेस मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज वीडियो को चेकआउट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर मर्सराइजेशन पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। जो हमारा मर्सराइजेशन होता है वो एक्चुअली हम तो अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बात करें तो मर्सराइजेशन प्रोसेस हम जनरली कॉटन फैब्रिक पे करते हैं। कॉटन फैब्रिक या कॉटन यान के साथ करते हैं, सेलुलोज के साथ करते हैं। कॉटन यान होता है, इसमें क्या क्या फायदा होता है। जनरली जो हमारा कॉटन होता है, जब हम इसको मर्सराइजेशन प्रोसेस कर लेते हैं तो इसमें हमारा कॉटन का लश्चर बढ़ जाता है, कॉटन हमारा डाई अपटेक ज़्यादा कर लेता है, कॉटन की डायमेंशन स्टेबल हो जाता है, कॉटन मतलब केमिकल को अपटेक बहुत अच्छे से करता है, लश्चरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बहुत सारे कंपोनेंट है जो कि हम मर्सराइजेशन कर सकते हैं। अब जब हम भी जो मर्सराइजेशन है वो हम किसका किसका कर सकते हैं, तो जनरली जो मर्सराइजेशन किया जाता है वो यार्न और फैब्रिक का किया जाता है। तो यार्न का जो मर्सराइजेशन है वो तो सिंपल है, वो मैं एक दिन बता दूंगा आपको या फिर शॉर्ट वीडियोस में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फैब्रिक मर्सराइजेशन। जगह नहीं था इस वजह से, नहीं तो मैं यार्न मर्सराइजेशन के बारे में भी यहाँ पे सैंपल बना देता, बट हमें फिगर 2 बनाना हुआ था इसलिए जगह नहीं था। तो हम यहाँ पर फैब्रिक मर्सराइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। या अगर आपको यार्न मर्सराइजेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको यार्न मर्सराइजेशन दे दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मर्सराइजेशन होता क्या है। मर्सराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जो मर्सराइजेशन का नाम है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे आया था, जॉन मर्सर। और ये जो हमारा साइंटिस्ट है, इन्होंने ये एनालाइज किया कि जब हम कॉटन का रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ करवा रहे हैं ऑन द बिहेव ऑफ रूम टेम्परेचर, जब हम रूम टेम्परेचर पर कास्टिक सोडा के साथ, और उसकी जो कंसंट्रेशन है कास्टिक सोडा का, जो कंसंट्रेशन वो बहुत ज्यादा है, अपने कॉटन सैंपल को उसके साथ रिएक्ट करवाएं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा कॉटन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, उसके फिजिकल चेंजेस आ गए, उसमें केमिकल चेंजेस आ गए। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज आइए बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मर्सराइजेशन। ये जो हमारा मर्सराइजेशन है ये हम किस पर कर रहे हैं, फैब्रिक पर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, फैब्रिक पर। तो फैब्रिक पर हम 2 तरीके से मर्सराइजेशन कर सकते हैं। पहला है चेन मर्सराइजेशन टेक्निक, चेन मर्सराइजेशन टेक्निक, और इसको हम बोलते हैं टेंशन मर्सराइजेशन। मतलब जो भी हम ये मर्सराइजेशन करेंगे ये किस में करेंगे, टेंशन में। मतलब हमारा जो कपड़ा होगा वो किस फॉर्म में होगा, टेंशन फॉर्म में होगा। तो इसमें क्या होता है, चैन मर्सराइजेशन टेक्निक। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है चैन, मतलब चैन का यूज हो रहा है, चैन का। क्लियर। यहाँ पे देखिए दूसरा है हमारा चैनलेस पैडलेस मर्सराइजेशन टेक्निक, इसी को हम स्लैक मर्सराइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। चैनलेस मतलब जिसमें चैन नहीं है, पैडलेस मतलब कोई पैडिंग नहीं है। मर्सराइजेशन टेक्निक जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक मर्सराइजेशन। ये हमारा टेंशन लेस है और ये हमारा टेंशन है, मतलब इसको हम टेंशन देके करते हैं और इसमें हम टेंशन नहीं देते। क्लियर। अब बातों को थोड़ा सा समझते हैं कि टेंशन देने से फायदा क्या है और टेंशन न देने से फायदा क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब भी हम कपड़े को, जब हम अपने कॉटन को आप जानते हैं कि कॉटन जो हमारा होता है सेलुलोज से मिलकर बना होता है। अब सेलुलोज में कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि सेलुलोज में हमारा हाइड्रोजन और वंडरवॉल्स फोर्सेस पाए जाते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है कि जो हमारा सेलुलोजिक फाइबर होता है उसके अंदर जनरली कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो जो सेलुलोजिक फाइबर्स होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और वंडरवॉल फोर्सेस पाए जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस पाए जाते हैं। ठीक है। तो जब हमारा फैब्रिक या कपड़ा, जब हमारा कपड़ा कास्टिक में डूबता है, जब कास्टिक में जाता है, तो कास्टिक में जाने की वजह से उसके बॉन्ड्स टूटते हैं। जो हमारा अमॉर्फस रीजन होता है, जो क्रिस्टलाइन रीजन होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है और जो हमारा वंडरवॉल फोर्सेस होता है, वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद वो नए जगह जाके फिक्स हो जाते हैं। अब जब नए जगह जाके फिक्स हो जाएंगे तो जब, जैसे मान लीजिए पहले हमारा कपड़े का स्टेबिलिटी ऐसे था, लेकिन अब जब टूटने के बाद एक नया बॉन्ड बनाया और ये ऐसे हो गया, मतलब एक सैंपल पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब समझ ना, एक के बाद एक हो जाना। तो आप जानते होंगे, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन फाइबर के बारे में पढ़ाया होगा कि कॉटन फाइबर जो होता है वो अगर आप उसको देखोगे तो उसमें एक कन्वेंशनल ट्विस्ट पाया जाता है। कन्वेंशनल ट्विस्ट का मतलब समझते हैं, एक ऐठन टाइप आता है। जो हमारा फाइबर होता है, जो हमारा कॉटन का फाइबर होता है, वो क्या आता है, ऐठन होता है उसमें। अब जब हम कास्टिक में उसको डुबोते हैं तो वो ऐठन भी रिमूव हो जाता है। जब वो ऐठन रिमूव हो जाएगा, ऐठन रिमूव होने का मतलब वो पैरेलल हो जाएगा। जब वो पैरेलल हो जाएगा तो इस पर लाइट पड़ेगी, तो जब लाइट पड़ेगी तो देख रहे हैं आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब लाइट क्या होगा, स्कैटर कम होगा। स्कैटर कम होगा तो आपको रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा, तो मतलब आपको देखने में कपड़ा चमकदार लगेगा। दूसरी चीज, जब हमारा जो फाइबर होता है, जब हमारा मतलब
कास्टिक सोडा से रिएक्शन हो जाता है, तो जब आप फाइबर को टच करेंगे, जब आप जो मर्सराइज्ड फैब्रिक होता है उसको जब आप टच करेंगे तो टच करने पर आपको सॉफ्ट फील होगा। मतलब सिंपल सी बात है, कॉटन फाइबर या फैब्रिक को हम मर्सराइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसको सिल्की लुक देना है। सिल्की लुक का मतलब समझते हैं, सिल्क की तरह। सिल्क क्या होता है? स्मूथ होता है। कॉटन को हम स्मूथ कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिल्क कैसा होता है? चमकदार होता है। कॉटन को भी हम चमकदार कर रहे हैं। सिल्क की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर होती है, बट कॉटन की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आइए बात करते हैं सबसे पहले चेन मर्सराइजेशन टेक्निक। तो चेन मर्सराइजेशन टेक्निक में टेंशन क्यों देते हैं? सबसे पहली चीज है, टेंशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो कॉटन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरा, जब हम कपड़े को खींचेंगे तो उसकी जो ऐठन होगी वो कम हो जाएगी। जब ऐठन कम हो जाएगी तो ऐठने से क्या होगा? ऐठन कम हो जाएगी तो उसका जो लाइट का जो स्कैटर होता है वो कम हो जाएगा। मतलब लाइट कम फैलेगी तो चमक ज्यादा आएगा, अच्छा लगेगा, लस्टरस दिखेगा। क्लियर? अब तीसरी चीज है, अब जैसे मान लीजिए कि आप जब कास्टिक में डुबोते हैं तो कास्टिक में डुबोएंगे तो हमारा फाइबर जो होता है वो स्वेल हो जाता है। मतलब जैसे समझिए कि पहले हमारा फाइबर की लेंथ ऐसी थी। पहले हमारे फाइबर की लेंथ क्या थी? ऐसी थी। मतलब जैसे मैं इसको और थोड़ा बड़ा बना दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे देखिए, ये हमारी फाइबर की लेंथ इतनी बड़ी थी, लेकिन जैसे ही हम ये अनमर्सराइज है। क्या है? अनमर्सराइज। अगर हम मर्सराइजेशन करते हैं तो मर्सराइजेशन करने से फाइबर क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। फाइबर स्वेल हो जाएगा। फाइबर स्वेल हो जाएगा तो बताइए, एक बात बताइए, इसमें जगह ज्यादा है या इसमें जगह ज्यादा है? तो आप देखिए यहाँ पे इसमें जगह ज्यादा है। जब इसमें जगह ज्यादा होगा तो एक नया बॉन्ड बना होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। मतलब अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ रिलेट कर रहे थे। आपको पता होगा कि एक के साथ दूसरा वाला रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए तिक्खा, तो मतलब एक तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, चीजों को समझिएगा थोड़ा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो चीज समझिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड्स ये है और एक बॉन्ड ये है। एक बॉन्ड आप देखिए ये है, ये है, ये है, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये है। क्लियर? अब मान लीजिए ये अनमर्सराइज्ड कॉटन था। अब यहाँ पर ये वाला बंदा खड़ा है। अब जब हम मर्सराइज्ड करेंगे तो अब ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इस पर आ जाएगा। तो इस पर आ जाएगा तो कैसे बन जाएगा? देखिए, एक ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये अगला वाला रेड वाले पे आ गया, अगला वाला रेड वाले पे आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। अनमर्सराइज्ड करने का फायदा है ये सब। अनमर्सराइज्ड करने का फायदा, और देखिए अनमर्सराइज्ड करने मतलब जो मर्सराइजेशन जो करते हैं उसका फायदा क्या होता है कि हमारा जो फाइबर होता है वो डायमेंशन स्टेबल हो जाता है। अब देखिए, डायमेंशन स्टेबल होने का मतलब है कि अब नया बॉन्ड बनाएगा, जब नया बॉन्ड बना के वहीं पे फिक्स्ड हो जाएगा। जब वहीं पे फिक्स्ड हो जाएगा तो क्या वो हिलेगा डुलेगा? नहीं हिलेगा डुलेगा। तो हमारा जो जैसा कपड़ा है वैसा कपड़ा रहेगा, कहीं से कपड़ा छोटा नहीं होगा, कहीं से कपड़ा बड़ा नहीं होगा। ये चीजें होती है मर्सराइजेशन में। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लस्टर इंप्रूव हो जाता है, तो मैंने समझाया आपको कि लस्टर कैसे इंप्रूव होता है। डाई अपटेक इंप्रूव हो जाएगा। अब बात बताइए, आप सिंपल सी बात बताइए कि अगर फाइबर जो है हमारा वो पहले इतना था, अब पहले से मोटा हो गया, पहले से मोटा हो जाएगा तो जगह ज्यादा हो गई। जब जगह ज्यादा हो जाएगी तो इसके अंदर डाई अपटेक ज्यादा होगा। डाई अपटेक ज्यादा होगा तो मतलब कि आप कलर अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। कलर अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो आप जितना शेड चाहते हैं, जैसा शेड चाहते हैं वैसा शेड मिलेगा। स्ट्रेंथ STR होगा, सॉरी माय मिस्टेक, STR। हाँ, स्ट्रेंथ इंप्रूव 35%। मतलब पहले से उसकी स्ट्रेंथ 35% इंप्रूव हो जाती है। किसकी? मर्सराइज्ड कॉटन की। जो हमारा मर्सराइज्ड फैब्रिक होता है उसको हम मर्सराइज्ड कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ 35% तक बढ़ जाएगी। मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, कैसे करते हैं? ये सिस्टम है मेरा, चैन मर्सराइजेशन टेक्निक है। ये हमारा कंपार्टमेंट है, कैसे बना हुआ है, ये सारी चीजें हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अलग बुक में कुछ और दिया होगा, कुछ बुक में कुछ और दिया होगा, बट कॉन्सेप्ट सेम है, फिगर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कभी कभी। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमारा फैब्रिक आ रहा है। कौन सा फैब्रिक है? ये अनमर्सराइज्ड। कौन सा फैब्रिक है? अनमर्सराइज्ड। ये हमारा फैब्रिक आया। फैब्रिक हमारा कास्टिक टैंक में गया। कास्टिक टैंक कितना होता है? देखिए, कास्टिक टैंक होता है 20 से 25% का कास्टिक लेते हैं। मतलब इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना लेते हैं? 20 से 25%। 20 से 25% हम कास्टिक लेंगे। उसमें वाटर वगैरह सब डिजोल्व करना होगा तो करिएगा, वाटर के साथ ही डिजोल्व करते हैं। तो हमारा जो ये कास्टिक होगा वो 20 से 25% कास्टिक होगा इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारा ये जो फैब्रिक है इसमें डूबने के बाद कहाँ निकलेगा? ये निकलेगा पैडिंग मैंगल में। कहाँ निकलेगा? पैडिंग मैंगल के साथ। कहाँ निकलेगा? पैडिंग मैंगल।
पैडिंग एंगल मैंने बताया नहीं है, बट पैडिंग एंगल के बारे में समझिए। पैडिंग एंगल में कितना परसेंट एक्सप्रेशन होगा? 100% एक्सप्रेशन। 100% एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं? 100% एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं? अगर आप नहीं समझते तो समझिए कि भाइयों, अगर मान लीजिए कि आपका कपड़ा 100 kg का है और मेरे को 100% एक्सप्रेशन चाहिए। 100% एक्सप्रेशन का मतलब है, मान लीजिए आपको ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 100 ग्राम का कपड़ा है और हमें 100% एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये जो कपड़ा 100 ग्राम का होगा वो कितने ग्राम का हो जाएगा? 200 ग्राम का। मतलब कि 100 ग्राम का कपड़ा आ रहा है, इसमें 100 ग्राम का कपड़ा आया, डूबा, फिर बाहर निकलने के बाद ये कितना होना चाहिए? 200 ग्राम का होना चाहिए। अब ये 200 ग्राम का वेट बढ़ा कैसे? तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर क्या आया? कास्टिक आया। क्या आया भाइयों? कास्टिक आया। सॉरी, क्या बोल रहा हूं ये सब। ओके, क्या आया? कास्टिक आया। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं 100% एक्सप्रेशन। ये किसके थ्रू किया जाता है? पैडिंग एंगल के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है? पैडिंग एंगल के थ्रू। अब ये हमारा कपड़ा गाइड रोलर के, ये देखिए गाइड रोलर है। गाइड रोलर के साथ हमारा ये है टाइमिंग सिलेंडर। एक्चुअली ये जो सिलेंडर है ये ऐसा आपको दिखेगा नहीं, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहां पर एक सिलेंडर है, 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 ये 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 सिलेंडर है और ये सिलेंडर है। इसलिए मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो फैब्रिक होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअसली सिलेंडर के थ्रू जाता है। अब सिलेंडर के थ्रू जाएगा तो इसमें क्या क्या क्रिएट होगा? जरा आप ध्यान से समझिए। इसमें रेगुलर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अगर ध्यान से समझिएगा, इसमें टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब यही हमारा कंडीशन होता है जिसके अंदर हम कास्टिक के साथ रिएक्शन होता है। मतलब हमारा जो फाइबर है या फिर जो हमारा फैब्रिक है वो कास्टिक के साथ रिएक्शन कर रहा है, और इस कास्टिक के साथ रिएक्शन करने के टेक्निक को बोलते हैं ड्वेल टाइमिंग। ड्वेल टाइमिंग वो टाइमिंग होता है जब हमारा कास्टिक अपने सेलुलोज के साथ रिएक्शन करवाता है। तो हमारा जो कास्टिक है वहां पे रिएक्शन करवा रहा है, और इस टाइमिंग को क्या बोलते हैं? ड्वेल टाइमिंग। ये टाइमिंग कितनी होती है? 3 से 60 सेकंड तक होती है। 3 से 60 सेकंड, 30 से 60 सेकंड, सॉरी 30 से 60 सेकंड तक होती है। अब देखिए यहाँ पे टेंशन तो था, बट उतना टेंशन हम नहीं देते, हम केवल टेंशन मेंटेन करके रखते हैं। क्यों टेंशन मेंटेन करके रखते हैं? तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि जब हमारा फाइबर है, जब इसके अंदर कास्टिक गया तो फाइबर स्वेल हो गया। फाइबर स्वेल है को इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। मतलब अगर कपड़ा पहले 1 मीटर का था, कपड़ा अगर पहले 1 मीटर का था, तो अब कपड़ा कितने का हो सकता है? हो सकता है 75 सेंटीमीटर का हो जाए। हो सकता है 75 सेंटीमीटर का हो जाए। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो कि कपड़ा जब फूलेगा तो लंबाई घटेगी। भाई कोई चीज अगर खींचेगी, अगर इधर से बड़ा होगा तो इधर से कम होगा, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। लेंथ छोटी हो जाएगी, तो लेंथ छोटी ना हो उसको भी मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेंशन। सिलेंडर, ये कंटिन्यूअसली सिलेंडर होता है जिसमें हमारा फैब्रिक किसमें होता है? टेंशन में होता है। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा। अब टेंशन जो होता है वो, अब हमारा ये जो कपड़ा है, ये जो टाइमिंग सिलेंडर है, इसके बाद हमारा कपड़ा आता है स्टेंटर में। किसमें आता है? स्टेंटर में। स्टेंटर मशीन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, बट अब अभी यहाँ पे समझ लीजिए स्टेंटर मशीन का काम क्या है। अब आप सिंपल से समझिए, बात को समझिएगा। ये हमारा कपड़ा है, मान लीजिए कोई भी कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है। क्लियर है? ये हमारा कपड़ा है। अब इस कपड़े पर हमने ये सिलेंडर लगाया, तो सिलेंडर क्या कर रहा है? इधर से टेंशन बना रहा है, और इधर से स्टेंटनर क्या कर रहा है? इधर से कपड़े को खींच रहा है। मतलब दोनों तरफ से इधर से टेंशन, कपड़ा खींचा जा रहा है। लेकिन इधर का क्या? इधर का कपड़ा तो श्रिंक होगा, इधर का कपड़ा तो श्रिंक हो जाएगा। और जब इधर का कपड़ा श्रिंक हो जाएगा तो पता चला आपका कपड़ा तो लंबाई में बढ़ गया लेकिन उस चौड़ाई में छोटा हो गया। तो चौड़ाई छोटी ना हो इसके लिए हमें इसको टेंशन में देते हैं। कहाँ? स्टेंटर में। किस में देते हैं? स्टेंटर में। तो स्टेंटर में करते क्या है? सिंपल सी बात है, ये कपड़ा तो पहले से ही टेंशन में आ रहा है, सिलेंडर से होते हुए आ रहा है। ये कपड़ा यहाँ स्टेंटर के अंदर जा रहा है, मतलब यहां से भी खींचा जा रहा है। अब इसको खींचने के लिए क्या करते हैं? इसको खींचने के लिए क्लिप या चेन का यूज करते हैं, जो कि स्टेंटर मशीन के अंदर लगा होता है। स्टेंटर मशीन के अंदर क्लिप लगा होता है, मतलब ये इधर से खींचता है और वो उधर से खींचता है, ये इधर से खींचता है, वो उधर से, ये इधर से, ये मैकेनिज्म स्टेंटर मशीन के अंदर लगा होता है। तो ये खींच के रखता है, और इसी खींचने को ही टेंशन बोलते हैं। ये मतलब जो मेन टेंशन होता है वो हमारा टेंशन ये है। ये टेंशन तो इसमें भी होगा उसमें भी होगा, बट ये जो टेंशन देते हैं हम इसके अंदर, ये जो टेंशन देते हैं, ये टेंशन की वजह से इसको हम चेन मर्सराइजेशन टेक्निक या टेंशन मर्सराइजेशन बोलते हैं। अब इससे क्या होता है? देखिए, जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक की विड्थ मेंटेन रहती है। जब फैब्रिक की विड्थ मेंटेन रहेगी तो हमारा कपड़ा अच्छे से मर्सराइज हो जाएगा। अच्छे से मर्सराइज होने के बाद, समझ में आया? ये समझ में आया? स्टेंटर मशीन होता है, ये अंदर की तरफ जाता है, तो ये प्रोसीजर होता है। इधर से खींचता है कपड़े को इधर से भी खींचा जाता है और इधर से भी खींचा जाता है। अब मैं बता दूं, जो स्टेंटर मशीन होता है, ये स्पीड इसकी तेज होती है एज कंपेयर टू दिस। मतलब कि जो हमारा स्टेंटर मशीन होता है वो जल्दी जल्दी कपड़े को खींचता है, ये धीरे धीरे खींचता है। अब देखिए, ये धीरे धीरे खींचेगा, ये जल्दी जल्दी खींचेगा, तो बीच में टेंशन बनेगा कि नहीं भाइयों? बनेगा। टेंशन बनेगा तो किस तरफ टेंशन बन रहा है? उसकी लंबाई की तरफ टेंशन बन रहा है, और चौड़ाई की तरफ कौन टेंशन बना रहा है? स्टेंटर बना रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे चीजों को भूलिएगा मत। ये जो स्टंटर है, देखिए कास्टिक सोडा से काम हो रहा है, तो याद रखिएगा जब तक पूरा कास्टिक सोडा ना निकल जाए तब तक आप कपड़े की टेंशन को कम मत करिएगा। अगर जब तक कास्टिक सोडा, मैं इतना भी बता दे रहा हूं कि 3% तक कास्टिक सोडा अगर रहेगा, जब तक कास्टिक सोडा का जो परसेंटेज है वो 3% ना हो जाए, क्योंकि आपने दिया कितना है 20 से 25%, और कास्टिक सोडा रिमूव करते करते अगर 3% तक हो जाता है तब आप उससे टेंशन हटाइएगा। अगर आपने उससे पहले टेंशन हटाया तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का मतलब श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चीजों को ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे प्रोसीजर है याद रखिएगा कि स्टेंटनर मशीन में मैंने यहाँ पर आपको टेंशन तो दे दिया, टेंशन देने के बाद हमारा जाएगा वॉशिंग में। देखिए यहाँ पर भी मशीन लगी होती है, स्टेंटनर में भी मशीन लगी होती है जो कि इसको वॉश करती है, पानी गिराती है, हॉट वाटर गिराती है, फिर इसको वॉश करती है। लेकिन हम फिर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमारा 100% वॉश नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, इसको 8 कंपार्टमेंट वॉशर में ले जाते हैं। 8 कंपार्टमेंट वॉशर क्या होता है कि 8 कंपार्टमेंट होते हैं, 8 कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। अब कपड़ा पहले कंपार्टमेंट में जाएगा, वहां पानी गिरेगा तो वहां पे कास्टिक निकलेगा, दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगा तो और धुलेगा, तीसरे में जाएगा तो और धुलेगा, चौथे में जाएगा तो और धुलेगा। तो एक बात बताइए भाइयों, इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा कास्टिक निकलेगा वो किस कंपार्टमेंट में निकला, पहला या लास्ट वाले में? तो हमारा जो कंपार्टमेंट होता है फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में कास्टिक सबसे ज्यादा निकलता है, और उसी कास्टिक का हम रीयूज कर सकते हैं। उसी कास्टिक को हम कास्टिक प्लांट होता है, कास्टिक प्लांट होता है, उसमें से हम रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। मतलब उसमें से कास्टिक, क्योंकि हमारा जो कास्टिक होता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो हमारा जो कास्टिक होता है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, बट 100% रीयूज नहीं कर सकते। लगभग हमारा 60 से 50% तक हम उसमें कास्टिक निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है पूरा। 8 कंपार्टमेंट वॉशर है। अब यहां पर पानी से हम इसको धुलेंगे, पानी से धुलने के बाद कहीं ना कहीं इसमें कास्टिक सोडा रह जाएगा, कहीं ना कहीं कास्टिक सोडा रह जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे भाई, न्यूट्रलाइज करेंगे। और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इसको एसिटिक एसिड से क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। किससे, एसिटिक एसिड से। किससे, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। चीजों को ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा क्या क्या चीजें हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं। पहला, टेंशन देने की वजह से इसका लस्टर इंप्रूव हो गया, डाई अपटेक इंप्रूव हो गया, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गया। सबसे पहली चीज, टेंशन देने से इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई। अब आपसे ना रीजन पूछता है कि मर्सराइजेशन करने से क्या क्या, मर्सराइजेशन में क्या क्या चेंज होता है। तो मर्सराइजेशन में जो हमारा अमार्फस रीजन होता है उनके बीच में गैपिंग बढ़ जाती है, तो अमार्फस रीजन के बीच में गैपिंग बढ़ जाएगी तो डाई के लिए जगह हो जाएगा, डाई के लिए जगह हो जाएगा तो डाई अच्छे से पेनिट्रेट होगा। दूसरा, जो हमारा कन्वेंशनल, जो हमारा टेक्सटाइल में जो हमारा सेलुलोज होता है, सेलुलोज का जो हमारा मतलब माइक्रो स्ट्रक्चरल व्यू होता है, जो माइक्रो स्ट्रक्चरल व्यू जब आप उसको माइक्रो स्ट्रक्चर में देंगे, उसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है वो ऐसे टाइप होता है, बीन शेप टाइप होता है। देखा है आपने, बीन से टाइप होता है। जब हम इसका जब हम मर्सराइजेशन कर देते हैं तो ये किस टाइप का हो जाता है, सर्कुलर टाइप का हो जाता है, सर्कुलर टाइप का हो जाता है। अब ये सर्कुलर टाइप का तो हो तो जाता है, तो सर्कुलर टाइप का हो जाएगा तो इस पे लाइट का इफेक्ट, लाइट जो है स्कैटर कम होगी, स्कैटर कम होगी तो मतलब चमक ज्यादा आएगा। मतलब स्कैटर मतलब होता है लाइट का फैल जाना, फैल जाएगी तो ज्यादा दिखेगी नहीं, तो फैलनी नहीं चाहिए, फैली नहीं, इकट्ठी होनी चाहिए तभी वो दिखेगी। स्कैटर कम होनी चाहिए तो लाइट हमारी स्कैटर कम होगी, इररेगुलर नहीं होता तो स्कैटर कम होगी, स्कैटर कम होगी तो लाइट का चमक अच्छा आएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, और मैं क्या बताने जा रहा हूं, इसमें से जो ल्यूमेन होता है वो गायब हो जाता है। मतलब जब हम मर्सराइजेशन कर देते हैं तो हमारा ल्यूमेन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये चीजें फायदेमंद है, ये सारी चीजें। पहला, हमारा डाई अपटेक बढ़ जाता है, अमार्फस रीजन में जगह हो जाती है, अमार्फस रीजन में जगह हो जाएगी तो हमारा जो कपड़ा है डाई अपटेक बहुत अच्छा करेगा, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। क्यों इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वंडरवाल फोर्सेस एक नया सेलुलोज के साथ एक नई बॉन्ड बना देते हैं, और नई बॉन्ड बना देंगे तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। गॉट इट, क्लियर हो रहा है। तो हमारा चैन मर्सराइजेशन का फायदा क्या है, पहला लस्टर इंप्रूव हो जाना, डाई अपटेक इंप्रूव हो जाना, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाना। क्यों ऐसा कैसा होता है, ये सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी है। क्लियर, आइए बात करते हैं सबसे पहले, और दूसरी चैनलेस पैडलेस मर्सराइजेशन टेक्निक। तो आपको यहां पे लग रहा होगा चैनलेस, चैनलेस मतलब इसमें कोई चैन नहीं है जो कि विड्थ वाइज में खींचे। पैडलेस, इसमें कोई पैडिंग मैंगल नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई पैडिंग मैंगल नहीं लगा हुआ कि भैया हमको 100% एक्सप्रेशन चाहिए। क्लियर, मर्सराइजेशन टेक्निक। इसी मर्सराइजेशन को हम स्लैक मर्सराइजेशन से भी जानते हैं, या फिर आप दूसरे वर्ड में इसको टेंशन लेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेंशन लेस मर्सराइजेशन। टेंशन लेस मर्सराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि इसमें टेंशन होता ही नहीं है, होता है, टेंशन होता है। क्यों, कैसे होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये सिलेंडर फैब्रिक का है, सिलेंडर लगा हुआ है, छोटे छोटे सिलेंडर। देखिए यहाँ पे भी सिलेंडर लगा हुआ है, ये भी सिलेंडर लगा हुआ है, ये भी सिलेंडर लगा, ये छोटा सिलेंडर, ये बड़ा सिलेंडर, ये छोटा सिलेंडर, ये बड़ा सिलेंडर,
लगा हुआ है, ठीक है। अब चीजों को ध्यान दीजिए, कपड़ा जो हमारा अनमर्सराइज्ड कपड़ा है, जब हमारा अनमर्सराइज्ड कपड़ा आता है, कपड़ा आने के बाद सिलेंडर से होके जाता है। अब सिलेंडर से होके जा रहा है तो आप जानिए, समझिए, उसमें हमने टेंशन दे दिया, पहले से टेंशन दे दिया, पहले से टेंशन दे देते, बट टेंशन इतना नहीं होता जितना हमने स्टैंटरन में विड्थ वाइज दिया था। बस टेंशन होता है, हल्का टेंशन होता है। अब हल्के टेंशन के साथ हमारा जो फैब्रिक है वो जाता है लाई इंप्रेग्नेटेड में। अब ये लाई क्या है, एक नया वर्ड आया, व्हाट इज लाई, LYE, व्हाट इज LYE, LYE, तो कास्टिक के थिकर सोल्यूशन को बोलते हैं लाई, थिकर, THICKER, थिकर सोल्यूशन ऑफ कास्टिक इज नोन एज कास्टिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाई क्या होता है, थिकर सोल्यूशन ऑफ, थिक मतलब मोटा, सोल्यूशन मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक इज नोन एज लाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए लाई इंप्रेग्नेटेड लिखा हुआ है। लाई इंप्रेग्नेटेड का मतलब है कि हमारा कास्टिक में ये डूब रहा है। अब ये कास्टिक में डूब रहा है ना, तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं था बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कास्टिक जो होता है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नहीं रहता, तो पूरी तरीके से मतलब हाफ में डूबा होता है। ये जो सिलेंडर होता है आधा डूबा होता है, तो आधे में से ऐसे फैब्रिक में जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि अब किसी कपड़े में गया, किसी कपड़े में नहीं गया, तो हमें ऊपर से क्या करते हैं, फवारा भी मारते हैं। किसका फवारा मारते हैं, किसका, कास्टिक का। किसका, कास्टिक के सोल्यूशन का। ऊपर से भी फवारा मारते हैं, नीचे से भी हमारा इंप्रेग्नेटेड होता है कि भाई नीचे से भी भीग रहा है, ऊपर से भी भीग रहा है। अगर मान लो नहीं भीगा तो ऊपर वाले से भीग जाएगा, अब भीग गया नीचे वाले से भीग जाएगा। मतलब कंडीशन है कि भाई ऊपर से भी देंगे और नीचे से भी देंगे कि पूरी तरीके से भीग जाए। अब इसके बाद हमारा ये गाइड रोलर है, या फिर इसको गाइड रोलर है, मतलब स्क्वीजी रोलर इसको बोलते हैं। गाइड रोलर नहीं बोलेंगे, इसको स्क्वीजी रोलर बोलते हैं। स्क्वीजी रोलर का मतलब कि इसमें से जो कास्टिक होगा एक्सेस अमाउंट में वो निकल जाएगा। अब स्क्वीजी रोलर के बाद हमारा आता है वॉशिंग सेक्शन। क्या आता है, वॉशिंग सेक्शन। यहाँ पे ये जो लाई इंप्रेग्नेटेड है ये हमारा 50 से 60 सेकंड तक होता है। किसमें होता है, 50 से 60 सेकंड तक। ध्यान दीजिएगा, 50 से 60 सेकंड, यहाँ पे 30 से 60 सेकंड था, यहाँ पे 50 से 60 सेकंड है, ठीक है। इसमें जो हमारा टेम्परेचर भी दे सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हॉट मॉइस्चराइजेशन करते हैं तो आप टेम्परेचर भी दे सकते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ टेम्परेचर ना दे तो बेहतर है, क्योंकि कास्टिक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। कास्टिक को जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो खुद ही गर्म होता है। तो आप यहाँ कोई बात नहीं, आप जैसे आपके इंडस्ट्री में हो रहा हो, तो आप यहाँ पर मॉइस्चराइजेशन जब हम टेम्परेचर ज्यादा देते हैं तो उसका लस्ट्रस प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। चीजों को ध्यान दीजिए, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। अब देखिए लाई इंप्रेग्नेटेड, अब ये हमारा स्क्वीज हुआ, मतलब जो हमारा एक्सेस अमाउंट है वो वापस आ गया। फिर इसके बाद हमारा वॉशिंग सेक्शन है। क्या है ये, वॉशिंग सेक्शन। वॉशिंग सेक्शन में क्या होता है, जो हमारा कास्टिक आता है उस कास्टिक को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब ये रिमूव करने के लिए कहीं कहीं हॉट वाटर भी यूज करते हैं। हॉट वाटर मतलब ज्यादा गर्म एकदम खौलता हुआ पानी नहीं है, हॉट वाटर, वार्म वाटर। वार्म वाटर का मतलब होता है हल्का, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस या 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर होता है, वहां पर वॉश होता है। फिर ये वॉश होने के बाद फिर स्क्वीज होता है और फिर जाता है रेक्यूपरेटर में। रेक्यूपरेटर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर मान लीजिए सेक्शन है हमारा, ये वॉशिंग का सेक्शन है, हमने यहाँ पे कास्टिक निकाल लिया, बट अभी तो बहुत सारे कास्टिक इसमें बचे होंगे। तो ये जो हमारा रेक्यूपरेटर होता है, रेक्यूपरेटर में क्या होता है वॉशिंग सेक्शन ही है। रेक्यूपरेटर कुछ और नहीं है, वॉशिंग सेक्शन ही है। तो हमारा जो रेक्यूपरेटर होता है उसमें से भी पानी निकलता रहता है, तो हमारा कपड़ा अच्छे से वॉश हो जाता है। मतलब रेक्यूपरेटर ये वो मशीन है जिसमें हमारा कास्टिक सोडा एक्सेस अमाउंट में निकल जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है, पूरी तरीके से रिमूव है। इसमें तो रिमूव होता है, सबसे ज्यादा इसमें रिमूव होता है, बट इसमें हम कास्टिक के बहुत सारे क्वांटिटीज को रिमूव कर देते हैं, जो हमारा कास्टिक होता है उसको रिमूव कर देते हैं। अब फिर इसके बाद हमारा है न्यूट्रलाइजिंग वॉशिंग कंपार्टमेंट। हमारा ये जो न्यूट्रलाइजिंग वॉशिंग कंपार्टमेंट है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन का सेक्शन है, इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, एसिटिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एसिटिक एसिड यूज करते हैं। एसिटिक एसिड यूज करेंगे क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। अच्छा, अब ये हमारा सेक्शन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं भाई इसका एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहली चीज, चैनलेस पैडलेस मर्सराइजेशन में मैंने बताया टेंशन नहीं होती। टेंशन नहीं होती का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम डाउन करके ले जा रहे हैं, नहीं, ये सब काम नहीं करना है। टेंशन में रहता है, हल्का टेंशन में रहता है। हल्का टेंशन का मतलब है कि एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, तो इसके सिलेंडर से कपड़ा आ रहा है, मतलब एक सिलेंडर से होते हुए दूसरे सिलेंडर से जा रहा है, तीसरे सिलेंडर से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, हम खींच रहे थे, कपड़े को खींच रहे थे। यहाँ पर सिलेंडर होता है, सिलेंडर में टेंशन होती है, हल्की टेंशन होती है। ओके, इसका एडवांटेज देखिए, इलास्टिक इंप्रूव। इसकी जो जब हम टेंशन लेस मर्सराइजेशन करते हैं तो उसमें जो कपड़े की इलास्टिसिटी होती है वो इंप्रूव हो जाता है। इलास्टिसिटी इंप्रूव होने का फायदा ये है कि कपड़े जो होते हैं जिस तरीके जिस आप सरफेस पे मतलब कपड़े जिस बॉडी पे जाते हैं उसकी तरह चिपक जाते हैं, मतलब उस शेप में आ जाते हैं। इलास्टिसिटी होती है, थोड़ी सी कपड़े में इलास्टिसिटी आ जाती है कि कपड़ा अगर छोटा बड़ा हुआ तो अपने आप से सेट हो जाएगा। डाइएप्टिक इंप्रूव, इसमें भी डाइएप्टिक इंप्रूव होता था, इसमें भी डाइएप्टिक इंप्रूव हो जाएगा, दोनों में डाइएप्टिक इंप्रूव होता है, बट क्वांटिटी जो एक्सेस अमाउंट की क्वांटिटी होती है वो इसमें इंप्रूव होती है।
फिर तीसरा है डायमेंशनली स्टेबल। क्या होता है? डायमेंशनली स्टेबल हो जाता है। डायमेंशनली स्टेबल का मतलब अभी मैंने बताया कि ये जो डायमेंशनल है ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। मतलब कि कपड़ा जिस शेप में होगा उस शेप में रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन नए नए बॉन्ड्स बन जाते हैं उसकी वजह से। क्लियर? इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक इंप्रूव, इसमें भी लस्टर इंप्रूव होता है। ऐसा नहीं है कि लस्टर इंप्रूव नहीं होता, लस्टर हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो चीजों पे ध्यान दीजिएगा, चीजें सब यही हैं, बस इसमें क्या है कि इसमें इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, थोड़ी सी लस्टर क्वांटिटी और इंप्रूव हो जाती है। बट इसमें क्या है? लस्टर तो होता है, लस्टर के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू चैन मर्सराइजेशन टेक्निक। अच्छा, अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसमें क्या मैं बोलने वाला हूं। मर्सराइजेशन करते टाइम एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका स्कोरिंग अच्छे से होना चाहिए। स्कोरिंग अच्छे से करिएगा। मर्सराइजेशन टेक्निक को करने से पहले स्कोरिंग अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने स्कोरिंग किया, स्कोरिंग टेक्निक आपने स्टार्च से किया या किसी भी मेथड से किया होगा, अगर उसमें से फैट वैक्सेस वगैरह होंगे, मतलब जो भी अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड चीजें मतलब कि फैट हो गया, वैक्सेस हो गया, अगर आपके ग्रे फैब्रिक में लगे हुए हैं, स्कोरिंग में हो रहे हैं और वो रिमूव नहीं हुए, तो वो जब रिमूव नहीं होंगे ना, तो कास्टिक के साथ जब रिएक्शन होगा, कास्टिक के साथ जब रिएक्शन होगा तो कहीं कहीं वो डैमेज कर देंगे, फैब्रिक को डैमेज कर देंगे। फैब्रिक को डैमेज कर देंगे तो आपका अनइवन मर्सराइज्ड होगा। जब अनइवन मर्सराइज होगा तो जैसे ही आप डाई करेंगे, डाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कपड़े पर पैचीनेस आ रहा है। पैचीनेस का मतलब है कहीं पे डार्क शेड आ रहा है, कहीं पे लो शेड आ रहा है, कहीं पे डार्क आ रहा है और कहीं पे लाइट शेड आ रहा है। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। स्कोरिंग अच्छे से आपका होना चाहिए। स्कोरिंग अच्छे से करने के बाद तब मर्सराइजेशन करिएगा, और मर्सराइजेशन करने का बहुत सारा फायदा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, टाइप ऑफ मर्सराइजेशन, जिसमें मैंने बताया कि मर्सराइजेशन किससे करते हैं। तो मर्सराइजेशन जो हमारा होता है वो हमारा किससे होता है? NaOH से। याद रखिए ये सारी चीजें किससे होता है? NaOH से, कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा से किस पर करते हैं? टेम्परेचर आप देख लीजिए, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे करते हैं। कितने टेम्परेचर पे करते हैं? रूम टेम्परेचर पे। याद रखिए भाइयों, किस पे करते हैं? रूम टेम्परेचर पे करते हैं। क्लियर? इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब कितना परसेंटेज लेते हैं, तो 20 to 25% आप ले सकते हैं। 20 to 25% आप मर्सराइजेशन टेक्निक में NaOH की कास्टिक सोडा को ले सकते हैं। क्लियर? दीज आर ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मर्सराइजेशन ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक को कैसे मर्सराइजेशन किया जाता है। एक और मर्सराइजेशन है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड अमोनिया मर्सराइजेशन टेक्निक। उसमें क्या करते हैं? अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं कास्टिक की जगह। अब फायदा ये होता है कि जो कास्टिक होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाता है, तो हमारा बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाता है। पहले तो कास्टिक बहुत ज़्यादा वेस्ट जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खराब है। दूसरा जो हमारा लिक्विड अमोनिया होता है ये इससे बेहतर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इससे बेहतर लस्टर प्रोवाइड करता है और इससे बेहतर डाइऑप्टिक प्रोवाइड करता है। बट जो लिक्विड अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू कास्टिक सोडा। क्लियर? ये चीज़ें हैं। अगर मैं चाहता तो इसको पूरे एक वीडियो बना देता, बट छोटा टॉपिक है इसलिए मैंने नहीं बनाया। These are all about types of मर्सराइजेशन टेक्निक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लास्ट तक देखा करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।